फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एक एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो एडिटोरियल को लिया गया है दैनिक जागरण से और इसका टाइटल है मुमकिन है रोजगार सृजन का वादा। इसको लिखा गया है जीएन वाजपेयी जी के द्वारा, जो सेबी और एलआईसी जैसी संस्थाओं के चेयरमैन रह चुके हैं। यानी कि इनसे आपको जो बातें जानने को मिलेंगी वो बहुत ही डीप होंगी, बहुत ही गहराई से इन्होंने इन चीजों को देखा होगा। तो देखिए, टॉपिक क्या है कि जो बिहार है, अभी वहां पे इलेक्शन हुए थे, तो जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने रोजगार देने का वादा किया कि जो बिहार के लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इसी के ऊपर ये टॉपिक है कि बिहार में क्या कुछ किया जा सकता है, कैसी पॉलिसीज को अपनाया जा सकता है जिसकी मदद से बिहार में रोजगार का सृजन हो, नए रोजगार बने। अब देखिए, ये जो आपका टॉपिक है ये कई जगहों पे आपकी मदद कर सकता है। पहली चीज तो आपकी जो यूपीएससी के जीएस के पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, उसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या लाभ होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर क्यों इतना ध्यान दिया जाता है, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, आपका अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी है यानी कि वैकल्पिक विषय के रूप में अगर आपने भूगोल को ले रखा है, तो आपका एक टॉपिक है रीजनल इम्बैलेंस यानी कि प्रादेशिक असमानता। तो जो प्रादेशिक असमानता का टॉपिक है उसमें आप बता सकते हैं कि क्यों कुछ क्षेत्र जो होते हैं ज्यादा विकास कर पाते हैं जबकि कुछ क्षेत्र होते हैं जो कि पिछड़े रह जाते हैं। तो इसका आपको एक बहुत अच्छा ज्ञान यहाँ पे मिल जाएगा कि बिहार में क्या कुछ किया जा सकता है या बाकी प्रदेशों में क्या कुछ ऐसा किया गया है जिसकी वजह से बाकी प्रदेश विकसित हो पाए हैं और बिहार अभी पिछड़ा हुआ है। तो रीजनल इम्बैलेंस के साथ ही इसी तरह से अगर आप डेवलपमेंट पॉलिसीज की बात करें, यानी अलग अलग रीजन को डेवलप करने के लिए किस तरह की पॉलिसी अपनाई जाना चाहिए, तो उससे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको एक केस स्टडी जैसी मिल जाएगी जिसमें आपको ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या किया जा रहा है और ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं पर बिहार में नहीं की जा रही हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश ज्यादा तेजी से डेवलप हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको इस एडिटोरियल में पता चलेगी। अब देखिए, डिस्कस करते हैं एडिटोरियल को। तो एडिटोरियल में कहा गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में बिहार 26वें स्थान पर है। इस रैंकिंग को लेकर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी बीआईए के प्रेसिडेंट आरएल खेतान ने कहा है कि उन्हें इस पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि राज्य के अन्य पहलुओं के साथ ही बुनियादी ढांचे की हालत बहुत खस्ता है। देखिए, पहले पॉइंट में बताया गया है कि बिहार जो है, इंडिया में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग होती है उसमें 26वें स्थान पे है। और एक इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं, एक व्यापारी कह लीजिए, कह रहे हैं कि उनको इस बात पर कोई हैरानी इसलिए नहीं है क्योंकि जो बिहार है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत खराब है, वहां पर जो बुनियादी ढांचे की स्थिति है बहुत खराब है। और क्योंकि बुनियादी ढांचा अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है व्यापार करना, बिजनेस करना बिहार में आसान नहीं है। बुनियादी ढांचा केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। देश भर में एक्सप्रेस वे के जरिए व्यापक रूप से सड़कों का जाल बिछाने के काम पर अपेक्षित रूप से ध्यान दिया जा रहा है। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 1320 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन नई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के तमाम फायदों में से एक फायदा यह भी बताया कि इससे 50 लाख कार्य दिवसों के बराबर रोजगार सृजित होगा। अब देखिए, वहीं पे जो केंद्र सरकार की अप्रोच है वो क्या है। देखिए, अप्रोच में क्या डिफरेंस है इसको इस तरह से समझिए कि बिहार में जो कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि केंद्र में क्या है, केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, जिसमें एक्सप्रेस वे के जरिए वो पूरे देश को सड़कों के माध्यम से जोड़ देना चाहती है। और देखिए, जब पूरा देश सड़कों के माध्यम से जुड़ा होगा तो आज जो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पाद होते हैं, फसलें होती हैं, क्राफ्ट होता है, वो सारी चीजें शहरों तक पहुंच पाएंगी और जो शहरी क्षेत्रों का सामान है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पाएगा, यानी देश में व्यापार बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। इसके साथ ही देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक फायदा और होता है जो यहाँ पे बताया गया है कि नितिन गडकरी जी ने कहा कि जब नई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे काम होगा तो इससे क्या होगा, बहुत सारे अन्य फायदे तो होंगे ही, लेकिन इसके साथ ही 50 लाख कार्य दिवसों का निर्माण होगा, यानी 50 लाख कार्य दिवसों के बराबर रोजगार सृजित होंगे। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार सृजित होंगे। तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हम करते हैं उसका सीधा संबंध रोजगार से है। तो अगर बिहार भी अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगा तो वहां पर रोजगार जो है बढ़ने लगेंगे। और देखिए, जब रोजगार बढ़ते हैं तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेंगे तो लोगों की जेब में पैसा जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी
तो इंडस्ट्री भी सोचेगी, जैसे मोटरसाइकिल ज्यादा बिक रही हैं, तो इंडस्ट्री भी सोचेगी ज्यादा मोटरसाइकिल बनाए, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके लिए अब देखिए इंडस्ट्री में जो नई चीजें बनेंगी, उसके लिए लोगों की जरूरत होगी, यानी कि इससे क्या होगा, नए लोगों को रखा जाएगा और एम्प्लॉयमेंट जो है और अधिक बढ़ जाएगा। तो ये पूरी देखिए साइकिल चला करती है। फिर देखिए जहां तक बिहार की बात है, तो वहां कोई ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं है और ना ही कोई ऐसा मार्ग निर्माणाधीन है, जबकि पड़ोसी उत्तर प्रदेश में इससे उलट स्थिति है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस की कड़ी को आगे बढ़ाकर पटना को नई दिल्ली से जोड़ने की चर्चा भी चल रही है। वहीं पटना एयरपोर्ट के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि अगर किसी मुसाफिर की मजबूरी ना हो तो वो शायद ही दोबारा वहां जाना चाहे। यहाँ नए टर्मिनल के भी मार्च 2023 तक तैयार होने का अनुमान है। अब देखिए कुल मिला के उत्तर प्रदेश और बिहार की जो डेवलपमेंट की अप्रोच है, उसको यहाँ पे कंपेयर कर दिया गया है। ये बताया गया है कि जहां बिहार में ना कोई नया हाईवे बनाया जा रहा है, ना कोई निर्माणाधीन ऐसा हाईवे है जो भविष्य में बनने वाला है, वहीं पे उत्तर प्रदेश में इन चीजों के ऊपर लगातार काम हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस को डेवलप किया जा रहा है और इसी सीरीज में क्या किया जाएगा, जो पटना है उसको नई दिल्ली से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, या कह लीजिए जोड़ा जाएगा, पटना और नई दिल्ली को आपस में जोड़ा जाएगा। तो इससे देखिए क्या है कि एक तरह से जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो अपने डेवलपमेंट के काम में लगातार आगे बढ़ रही है। पूर्वांचल को वो पटना, नई दिल्ली इन क्षेत्रों से जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं पे बिहार का जो देखिए पुराना एयरपोर्ट है, उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। वहां पे जो यात्री जाते हैं उनको ज्यादा सुविधा नहीं मिलती है। तो ये एक गैप है, जिसकी वजह से एक क्षेत्र का विकास ज्यादा हो रहा है और दूसरे का कम। किसी राज्य का आधुनिकीकरण सड़क, बंदरगाह और हवाई अड्डे आदि के निर्माण से ही आरंभ होता है। अनुभवजन्य साक्ष्य यही दर्शाते हैं कि बुनियादी ढांचे का विकास बड़ी तादाद में रोजगार सृजन करता है। अब देखिए ये लाइन याद रखिएगा कि किसी क्षेत्र में जब बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है तो इससे बहुत ज्यादा रोजगार बढ़ जाते हैं। तो कह लीजिए कि पहले के जो अनुभव हैं उन्हें देखकर यही पता चलता है कि कोई भी राज्य तब आधुनिक बनता है, तब विकास कर पाता है, जब वहां पे सड़क, बंदरगाह और हवाई अड्डे आदि का निर्माण होता है। बिहार का प्राचीन और समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष, बोध गया और सीतामढ़ी जैसे तमाम स्थल हैं, जिनमें देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर खींचने का पर्याप्त आकर्षण है। राज्य के पर्यटन क्षेत्र में भी रोजगार सृजन के लिए भारी संभावनाएं विद्यमान है। राज्य के पास मौजूदा कौशल के लिए भी यह कारोबार उपयुक्त है, परंतु खस्ता हाल बुनियादी ढांचे के कारण राज्य इसका लाभ उठाने से वंचित बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जाहिर सी बात है, टूरिज्म इंडस्ट्री बिहार में बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है। जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग भारत के पड़ोसी देश, दूर के देश जहां पर लोग बौद्ध धर्म के लोग हैं, वो बिहार खूब आएंगे। इसके साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय को देखने आएंगे। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसके चलते लोग बिहार में आ सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, क्यों टूरिज्म इंडस्ट्री विकसित नहीं हो पा रही है? देखिए लोग आएंगे तो उनको रोड चाहिए होगी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एयरपोर्ट चाहिए होंगे जहां पर वो आके उतरेंगे हवाई जहाज से। इन चीजों का विकास नहीं हुआ है। जो बुनियादी ढांचा है उसकी हालत अच्छी नहीं है। इसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री भी पनप नहीं पा रही है। ऐसे में नीतीश सरकार को कम से कम 4 एक्सप्रेस वे के निर्माण पर विचार करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक सजेशन दिया है, इसको जो बिहार के स्टूडेंट है वो याद रख सकते हैं, बाकियों को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये 4 जो एक्सप्रेस वे हैं, इनका निर्माण किया जा सकता है। इससे क्या है कि एक लंबा एक्सप्रेस वे बनेगा और बहुत सारे रोजगार नए नए बनेंगे। वहीं पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में नए हवाई अड्डे बनाए जाएं। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए यही बताया जा रहा है कि अगर आप एक्सप्रेस वे बनाएंगे, हवाई अड्डे बनाएंगे, तो इससे बिहार में नए रोजगारों के सृजित होने की संभावना है। कोरोना, अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कोरोना संकट ने घर से काम करने को एक आवश्यकता बना दिया है। ऐसे में कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों की बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी जो बीपीओ होते हैं, आप जानते हैं बीपीओ जिसे हम लोग कहते हैं, इकाइयां गांव की ओर रुख कर रही हैं। केंद्र सरकार पहले ही वादा कर चुकी है कि वो देश के प्रत्येक पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ेगी। ऐसे में बिहार के अर्ध शहरी क्षेत्र इस अवसर को लपक सकते हैं। हालांकि इसे भुनाने के लिए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा क्षमताएं विकसित करनी होंगी। वैसे भी इन बीपीओ में तमाम प्रवासी बिहारी ही कार्यरत हैं। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि देश में जब से कोरोना संकट हुआ है, लोगों को घर से काम करने के लिए कहा जा रहा है।
तो ऐसे में कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के जो बीपीओ हैं, ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो गांव देहात के लोग या छोटे शहरों के जो लोग हैं, वो अपने घर से ही बीपीओ की सुविधाएं दें। और जो हमारी केंद्र सरकार है वो पहले ही कह चुकी है कि हर हमारे देश में जितने गांव हैं, जितनी ग्राम पंचायतें हैं, सभी को ब्रॉडबैंड के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो ऐसे में क्या है, बिहार के जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, यानी जिसे हम लोग सेमी अर्बन एरियाज कहते हैं, तो जो सेमी अर्बन एरिया है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस तरह की बीपीओ सर्विसेज को प्रोवाइड करने लगे। लेकिन इसके लिए क्या है कि कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा की जो क्षमताएं हैं, उसको विकसित करने पर बिहार सरकार को ध्यान देना होगा, यानी कि लोगों को कनेक्ट किया जा सके इन कंपनियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, इसके लिए इन्हें इंटरनेट जैसी सुविधाएं दी जा सके, और भी जो अन्य बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाएं हैं वो दी जा सके। और देखिए, अगर अभी भी की बात करें, तो अभी भी जो बीपीओ है उसमें अधिकतर जो लोग काम कर रहे हैं वो बिहार से ही आए हुए लोग हैं। तो ऐसे में अगर बिहार सही कदम उठाए, तो ये जो बीपीओ की इंडस्ट्री है बिहार के सेमी अर्बन एरियाज में बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है। वास्तव में बुनियादी ढांचे का विकास निराशा के माहौल को जीवंत आर्थिक परिवेश में बदल देगा। इससे अवसरों को बुनाने में दिलचस्पी रखने वाले तमाम खिलाड़ी राज्य की ओर आकर्षित होंगे। यदि इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ई गवर्नेंस के मोर्चे पर भी आवश्यक सुधार संभव हो सके, तो राज्य तेजी से तरक्की करने वाले गतिशील सूबों की सूची में अवश्य शामिल हो जाएगा। देखिए क्या बातें कही गई हैं। पहली चीज है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके यहाँ नए नए इन्वेस्टर आने लगेंगे, क्योंकि उन्हें एक कह लीजिए अवसर दिखने लगेगा बिहार में पैसा कमाने का। तो निवेश आने लगेगा, निवेश आएगा तो रोजगार आएगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि बिहार को ई गवर्नेंस के मोर्चे पर काम करना चाहिए। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो आवश्यक सुधार हैं, उनके ऊपर भी काम करना चाहिए। बुनियादी ढांचे और गवर्नेंस के सुधार के अभाव में आयोजित किए जाने वाले निवेशक सम्मेलन मात्र फोटो खिंचाने के अवसर और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले जल से ही बनकर रह जाएंगे। कुल मिलाकर देखिए, ये कहा गया है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेंगे, बुनियादी ढांचे को डेवलप नहीं करेंगे, फिर आप अपने राज्य में चाहे कितने ही इन्वेस्टर को, कितने ही निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश करिए, वो आपके यहाँ निवेश नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य में निवेश हो, तो आपको निश्चित रूप से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करना होगा, बुनियादी ढांचे को डेवलप करना होगा, ई गवर्नेंस के मोर्चे पे काम करना होगा।